तुर्किश लैंग्वेज की इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में रिकॉर्ड किया जाता है। फिल्म में हम देखते हैं एक फैमिली को जिनके ऊपर बहुत सारे जिन हावी होने की कोशिश करते हैं और कैसे ये फैमिली सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मेलिस को, तो इस वक्त किचन में अपने फैमिली के लिए डिनर प्रिपेयर कर रही होती है। तभी अचानक उसे बंद कमरे में से कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ इतनी अजीब होती है जिसके सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए मेलिस काफ़ी डर जाती है। पर जैसे ही उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है वो रिलीफ होकर वापस अपने काम में लग जाती है। दूसरे कमरे में उसका हस्बैंड लिहान सो रहा होता है। उसका कंप्यूटर ओपन होता है और उसमें अजीब से सिग्नल्स आ रहे होते हैं। मेलिस इस बात से अनजान होती है कि ग्लास में रखा पानी अपने आप ऊपर आने लगता है। तभी लिहान की अचानक नींद खुलती है और उसे लगता है कि किसी ने उसके गर्दन को जकड़ लिया है। फिर उसकी नज़र अपने कंप्यूटर पे जाती है जिसमें वो अजीब से सिग्नल्स को देखता है और फिर अपने कंप्यूटर को फोर्सली क्लोज करने की कोशिश करता है। उसका कंप्यूटर वियर्ड तरीके से रिस्पॉन्स करने लगता है। उसके कंप्यूटर पे अजीब से नंबर्स दिखाई देने लगते हैं और साथ ही साथ उसे रेड आइज दिखाई देती हैं। लिहान को इस बात की ज़रा भी खबर नहीं होती है कि उसके ठीक अगले कमरे में किसी एंटिटी का प्रेजेंस है। लिहान की पहली शादी से उसकी बेटी है फुंडा, जो आज घर वापस आने वाली है। फुंडा के घर वापस आने की खबर से मेलिस काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। मेलिस का ये कहना होता है कि फुंडा उसे एज अ मदर एक्सेप्ट नहीं करती है और चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, फुंडा हमेशा उसे ट्रबल करने की कोशिश करती है। लिहान उसे समझाते हुए कहता है कि उसे फुंडा के साथ नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और ज़रूर एक दिन फुंडा उसे एज अ मदर एक्सेप्ट कर पाएगी। तभी लिहान को अगले कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। मेलिस उसे बताती है कि ठीक थोड़े देर पहले ऐसी ही आवाज़ आई थी। तभी फुंडा का कॉल आता है और वो बताती है कि वो स्टेशन आ चुकी है। लिहान मेलिस से भी स्टेशन चलने को कहता है, पर मेलिस उसे मना करते हुए कहती है कि वो घर पे रुक के डिनर की तैयारी करेगी। लिहान के जाने के बाद मेलिस गार्डन में ही खड़ी होती है। तभी उसके पैरों के पास एक कौवे की डेड बॉडी गिरती है और इसको कुछ पल के बाद ही पेड़ों के बीच में एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आती है, जिसे देखकर मेलिस डर के घर में भाग जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद गार्डन में से एक अजीब सा धुआं आसमान की तरफ उठता है। मेलिस को फील होता है कि सीढ़ियों के पास कुछ है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है, सीढ़ियों के पास से एक ऐसी परछाई गुजरती है मानो कि वहाँ से कोई जा रहा हो। मेलिस घर में काउच पे बैठी होती है। तभी एक कॉल आता है। ये वही नंबर है जो लिहान के कंप्यूटर पे फ्लैश हो रहा था। मेलिस कॉल तो रिसीव करती है बट दूसरे ओर से उसे कुछ क्लियर साउंड नहीं आती। जैसे ही वो कॉल हैंग अप करती है, उसके पीछे ऑटोमेटिक टेलीविजन स्टार्ट हो जाती है। उस टेलीविजन में अजीब अजीब से चेहरे दिखाई देने लगते हैं। मेलिस भागकर वहाँ पे जाती है और उस टीवी को बंद करती है। मेलिस को हॉल में से कुछ आवाज़ें आती है जिसका पीछा करते हुए वो वहाँ पर जाती है। उसे नहीं खबर होती कि जैसे दीवार के अंदर से एक चेहरा बाहर आने को बेताब है। ये उसी जिन का साया है जो इस घर पे मंडरा रहा है। अभी लैपटॉप पे एक नोटिफिकेशन आती है। मेलिस लैपटॉप ओपन करती है तो वही अजीब से सिग्नल्स दिखाई देते हैं। फिर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देख के वो काफ़ी डर जाती है। उसकी नज़रों से बेखबर वो जिन लिहान के रूप में धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है और फिर उसे लैपटॉप में लिहान का खौफनाक चेहरा दिखाई देता है। मेलिस का ध्यान दरवाजे की ओर जाता है और वो उधर बढ़ने लगती है। तभी अचानक लिहान एक अजीब से चेहरे के साथ उसके सामने आता है और फिर उसका गला दबाने लगता है। तभी मेलिस को रियलाइज होता है कि शायद वो एक बुरे सपने में पड़ गई थी। तभी उसके पीछे से डोर नॉक होने की आवाज़ें आने लगती है। मेलिस दरवाजे के पास जाती है और पूछती है कि बाहर कौन है। बाहर से एक आवाज़ आती है कि मुझे अंदर आने दो। मेलिस कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, जिस पे बाहर से आवाज़ आती है कि तुम उन्हें नहीं रोक सकती, वो सभी एक साथ आ रहे हैं। मेलिस कर्टन को हटाकर बाहर देखने की कोशिश करती है। तभी उसे एहसास होता है कि मानो एक भूकंप ने इस पूरे घर को हिलाकर रख दिया हो और वो काफ़ी डर जाती है। और तभी उसी वक्त वार्डरोब के अंदर से ज़ोर ज़ोर से नॉक करने की आवाज़ें आने लगती हैं। इसके बाद मेलिस काफ़ी डर जाती है और वो लिहान को कॉल करने की कोशिश करती है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। अभी उसके सामने से वो जिन पहली बार अपनी प्रेजेंस दिखाता है। वो जिन एक धुएं की फॉर्म में तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और मानो उसे निकल गया हो। ठीक उसी वक्त घर का दरवाजा खुलता है और लिहान फुंडा और उसके दोस्तों को लेकर घर में आता है। वो मेलिस को ऐसी हालत में देखकर काफी घबरा जाता है। मेलिस लिहान को अब तक के सारे घटनाओं के बारे में बताती है। फुंडा, जो मेलिस को पसंद नहीं करती, उसे लगता है कि वो बकवास कर रही है। लिहान मेलिस को पानी देता है और रिलैक्स होने के लिए कहता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। फुंडा मेलिस से इस बात पर लड़ने लगती है कि उसकी माँ की तस्वीर जमीन पे क्यों गिरी हुई थी। मेलिस के ऊपर जानबूझकर ड्रामा क्रिएट करने का इल्जाम लगाती है।
लिहान फुंडा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फुंडा अपने फादर को ही ब्लेम करने लगती है। गुस्से में आकर लिहान फुंडा को एक थप्पड़ मार देता है। लिहान फिर से फुंडा को समझाने की कोशिश करता है, पर फुंडा कहती है कि वो इसी वक्त वापस चली जाएगी। इसी बीच फुंडा की दोस्त ऐशे खिड़की के बाहर देखती है तो एक चेहरा दिखाई देता है, जिससे वो डर के काफी चीखने चिल्लाने लगती है। वो सभी को डिस्क्राइब करने लगती है कि अभी उसने विंडो के बाहर कुछ बहुत ही डरावना देखा। अभी जब विंडो के पास चेक करने जाते हैं, वो देखते हैं कि मौसम बाहर काफी खराब हो चुका है। ऐसा मौसम मानो कोई तूफान आने वाला हो। तभी आसमान में से धुएं जैसा एक फिगर इनके घर को आकर तेजी में हिट करता है। सभी जमीन पर ऐसे गिर जाते हैं कि मानो भूकंप आ गया हो। वेदर रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए लिहान जब टीवी ऑन करता है, तब वो देखते हैं कि जैसे पूरा इस्तांबुल आग में जल उठा हो और उन्हें सड़क पे पड़ी हुई लोगों की जली लाशें दिखाई देने लगती हैं। ये देखने के बाद फुंडा के दोस्त अपने अपने घर पे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लिहान सबसे कहता है कि हो सकता है बाहर में वॉर की सिचुएशन आ गई हो। तभी उनके पीछे वो धुएं जैसा फिगर धीरे धीरे दूसरे कमरे में चला जाता है। लिहान सभी से कहता है कि वो पता करेगा कि बाहर में क्या चल रहा है, पर फिलहाल के लिए सभी को शांत रहने की जरूरत है। कर्टेन हटाकर बाहर देखने की कोशिश करता है, पर चारों ओर पिच ब्लैक अंधेरा होता है। जैसे ही वो मेन दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, उसके घर पे एक जोर का झटका लगता है। तभी फुंडा एक और इशारा करते हुए सबको दिखाती है। सीढ़ी के पास से वो धुएं जैसा फिगर नीचे उतरते हुए इनके पास आ जाता है और इन सभी को चारों तरफ से घेर लेता है। लिहान के घर को बाहर में कई सारे जिनों ने घेर रखा होता है और किसी भी पल इसके घर पे हमला हो सकता है, और अंदर में जिस जिन ने इन्हें घेर रखा होता है वो इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। इसके हमले से ये सभी बहुत डर जाते हैं और इनके दिल में एक खौफ पैदा हो जाता है। तो तभी एक जोर की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद ये सभी जमीन पर गिर जाते हैं और ये आवाज इतनी भयानक होती है जिसके असर से किसी के कान से तो किसी के मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद सभी काफी डरे सहमे और नाउम्मीद होकर बैठे होते हैं। अभी इनके छत के ऊपर से ऐसी आवाजें आती हैं कि मानो एक पूरे जिन के काफिले ने इन पर हमला कर दिया हो, और इसी के साथ साथ ऐशे की काफी तबीयत खराब होने लगती है। लिहान सभी को एक साथ छोड़कर उस कमरे में जाता है। शायद यही वो कमरा है जहां पर उस जिन ने अपना बसेरा डाल रखा हो। लिहान टॉर्च की रोशनी में ये देखने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कुछ है तो नहीं, और तभी वो दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है और वो जिन धीरे धीरे लिहान की ओर बढ़ने लगता है। जिन का कोई आकार नहीं होता, एक धुएं जैसी फिगर जिसमें दो लाल आंखें दहक रही हो। लिहान कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, मेरा अपने खुदा पर भरोसा है। जैसे ही वो पीछे पलटता है, वो जिन वहां से गायब हो जाता है। लिहान जब वापस आता है तो देखता है कि ऐशे की तबीयत काफी खराब हो गई है। धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगता है और आंख और नाक से खून बाहर आता है। ऐशे के अंदर से पूरी सैनिटी खत्म हो जाती है और वो लगभग पागल हो जाती है। वो खड़ी होकर बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है और वो फिर बाहर भाग जाती है। लिहान सभी से कहता है कि वो सभी घर के अंदर ही रहें और ऐशे को ढूंढने वो खुद बाहर जाएगा, और उसके बाहर जाने से पहले ही जिन एक बार फिर अपनी मौजूदगी दिखाता है। सभी के ऊपर एक साथ हमला करता है, जिसके बाद पूरा कमरा तहस नहस और सभी जमीन पे गिरे होते हैं। लिहान सबको इकट्ठा करता है और एक साथ सभी बाहर ऐशे को ढूंढने जाते हैं। इन बाहर का मंजर कुछ ऐसा है कि उनके ऊपर सैकड़ों जिन हमला करने को तैयार है। ऐशे के बाद जिन अपना अगला शिकार फुंडा को बनाता है। जिन के हमले से फुंडा लगभग पागल हो जाती है। धीरे धीरे वो अपने मौत की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ ऐशे की भी कुछ ऐसी हालत हो जाती है कि उसे जो भी दिखाई देता है वो उस पर हमला करने लगती है। लिहान बेबस होकर अपनी नज़रों के सामने अपनी बेटी को दम तोड़ते हुए देखता है। ऐशे का दोस्त लिहान को आसमान की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है और वो देखते हैं कि आसमान पूरी तरीके से जिनों से भरा हुआ है और मानो किसी भी पल ये लोग भी उनका शिकार होने वाले हैं। लिहान आसमान में देखते हुए चिल्लाता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और फिर जब उसे कोई मदद नहीं आती तब वो खुदा से बातें करते हुए कहने लगता है, तुमने मेरी कोई मदद नहीं की और अब मैं तुम पे यकीन नहीं करता। से ही लिहान ये बातें कहता है, सभी के सभी जिन उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और लिहान और मेलिस का वही हसर होता है जो थोड़ी देर पहले फुंडा का हुआ था।